सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स, कुछ रेगुलेशंस रिलीज करे हैं फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्योंकि हम कोचिंग तो नहीं चलाते लेकिन हम कोचिंग में पढ़ने जरूर जाते हैं, तो वी आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन देम और वी आर एसोसिएटेड विद देम। तो हमको उन रेगुलेशंस के बारे में जो गवर्नमेंट ने कोचिंग्स को दिए उनके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने जो नॉर्म्स दिए हैं वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा और उन नॉर्म्स को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं बच्चों के माइंड में वो ये है कि क्या 16 ईयर्स के एज के बिलो वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो कोचिंग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एनरोल स्टूडेंट्स बिफोर 16 ईयर्स ऑफ एज और द स्टूडेंट एनरोलमेंट बी ओनली आफ्टर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब जब अपना सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही यू आर सपोज टू ज्वाइन दी कोचिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10th क्लास क्लियर करने के बाद आप जाएंगे कोचिंग में। ठीक है, उससे पहले आप कोचिंग में नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट कोचिंग को बोल रही है, तो कोचिंग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फीस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो गवर्नमेंट ने ये हमको नॉर्म्स दिए हैं ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को देखते हुए दिए हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कोचिंग्स में जाके अंडर प्रेशर। तो ये जो फीस वाला क्राइटेरिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बोला हुआ है द कोचिंग सेंटर मस्ट इशू अ प्रोस्पेक्टस। तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करे, कोचिंग करते हैं लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में वो ये बताए कि इजी एग्जिट पॉलिसी कैसे, अगर उसको कोचिंग की फैसिलिटीज पसंद नहीं आ रही हैं तो वो इजीली उस कोचिंग से कैसे विड्रॉ कर सकता है, अपना अमाउंट कैसे वापस ले सकता है, कैसे रिफंड ले सकता है। ये एक प्रोस्पेक्टस में बताना चाहिए कोचिंग्स को। ठीक है, यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, ये 4th पॉइंट इस चीज को इलैबोरेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे बोल रहा है इफ द स्टूडेंट हैज पेड फॉर द कोर्स इन फुल, मतलब उसने पूरी फिर फीस जमा कर दिया है और इन द मिडल अगर उसको लग रहा है कि यार कोचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, जितने बैनर वगैरह दिखते थे उतनी कोई बात नहीं है, दमखम नहीं है इसमें, तो अगर स्टूडेंट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से पहले ही, जो उसका कोचिंग का ड्यूरेशन उससे पहले ही भाग जाना चाहता है, निकल जाना चाहता है, तो वो इजीली जा सकता है और उसको रिफंड मिलेगा। किस बिहाफ पे रिफंड मिलेगा? फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब प्रोपोर्शन के बेसिस पे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और कोचिंग की ड्यूरेशन थी 10 मंथ्स। मैंने 5 मंथ्स तक कोचिंग करी, उसके बाद मेरे को लगा यार अब इफेक्टिव नहीं है, तो अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को रिफंड चाहिए। तो 5 मंथ्स की आपने कोचिंग कर ली तो आपका जो 5 मंथ्स का अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 50% आपका गया और 50% आपको रिफंड हो जाएगा। पहले क्या होता था कि कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज के अपने नॉर्म होते थे कि भाई आपने 1 या 2 मंथ पूरी कोचिंग कर ली तो उसके बाद आपको 90% जो है आपका अमाउंट रिजर्व हो जाएगा और आपको सिर्फ 10% ही रिलीव होगा या कुछ भी रिलीव नहीं होगा, आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलने वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, जो गवर्नमेंट बोल रही है उसी हिसाब से कोचिंग्स को चलना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ द स्टूडेंट इज स्टेइंग इन हॉस्टल, तो मतलब अगर जो स्टूडेंट हॉस्टल वगैरह में भी स्टे कर रहे हैं तो उनको हॉस्टल फीस, मेस फीस वो भी रिफंड होगी। तो ये तो मैंने बहुत बार सुना है कि हॉस्टल फीस और मेस फीस तो चली ही जाती है पूरी की पूरी। तो होता क्या है, देखो कोई स्टूडेंट है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब वो क्या सोचेगा, यार मैं घर जाऊं तो मेरी फीस भी गई, घर पे डांट भी पिटेगी और फीस भी मेरी 1.5-2 लाख 3 लाख जो है मेरा वो भी वेस्ट हो गया। तो अब ये प्रेशर नहीं आएगा उसके ऊपर, क्योंकि प्रेशर से ही वो रॉन्ग स्टेप उठाता है, तो प्रेशर नहीं आने वाला। अब वो सोचेगा यार चलो मैंने इतने टाइम पढ़ा, इतनी तो फीस मेरी वापस आ जाएगी, तो वो मेरे पैसे जो मेरे घर वालों ने कुछ बेच बाच के जो पैसे निकाले थे वो वापस कहीं इन्वेस्ट कर देंगे या उनके काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने कुछ पैसा लेके घर पे जाएगा तो उसके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, घर वाले भी कहेंगे चल यार ठीक है रिफंड ले और घर पे वापस आ जा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द पेमेंट हैज बीन मेड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स एंड ड्यूरेशन शैल बी इंक्रीज्ड। मतलब कोचिंग जो है जितनी फीस उन्होंने डिसाइड करी है, आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी है, सेशन स्टार्ट होने से पहले जितनी फीस उन्होंने बोली है वो उतनी ही फीस ले सकते हैं, उससे ज्यादा फीस वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं करिकुलम क्लासेस। तो करिकुलम और क्लासेस के बारे में भी बहुत अच्छी डिटेलिंग है, यहाँ पे भी हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं।
कोचिंग सेंटर shall make efforts to complete the classes in the stipulated time as mentioned in the prospectus। जो आपको कोचिंग ने बोला है ना सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलेगी, सो 8 बजे स्टार्ट हो जानी चाहिए, 12 बजे खत्म हो जानी चाहिए। ये नहीं कि चले जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, 3-3 बजे तक हो रहा है, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी, ठीक है कभी कभी चलेगा, बट देयर शुड बी अ सिस्टम फॉलो होना चाहिए, राइट। तो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, कोचिंग सेंटर शैल एंश्योर वीकली ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। तो वीकली ऑफ होना बहुत जरूरी है। अगेन स्ट्रेस फ्री होना है, बैलेंस रखना है लाइफ में, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वीकली ऑफ होना चाहिए, और होना भी चाहिए यार, सही बात है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर शैल बी नो असेसमेंट टेस्ट एग्जाम ऑन द डे आफ्टर वीकली ऑफ। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज आज है संडे, कल है मंडे, तो कल मेरा टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे यार अभी मंडे भी पढ़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अभी 6 दिन पढ़ाई करी ना मैंने, अब फिर संडे को जो मेरा छुट्टी वाला दिन है फिर से पढ़ाई करूं ताकि मैं मंडे को टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकूं, तो फिर मैं फ्री कब रहूंगा यार। मतलब मैं 7 के 7 डेज पैक हो गया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप 7 के 7 डेज पैक ना हो, एक दिन छुट्टी भी होनी चाहिए ना, रिलैक्स करो, बैटरी रिचार्ज करो, घूमो फिरो, थोड़ा एंजॉय करो, माइंड को थोड़ा फ्री करो, ठीक है। अब उस दिन जिस दिन मेरा संडे है उस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, एंजॉय करूंगा, घूमूंगा और एकदम मस्त मजे मारूंगा, लेकिन जो बाकी 6 दिन है ना उन दिनों में फोड़ दूंगा। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और सही भी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर है हमारा 7, ड्यूरिंग द इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स। मतलब फेस्टिवल्स हैं या कोई रिलीजियस जो एक ग्रुप कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं, किसी स्टेट वाइज है, जैसे बिहार में कोई फेस्टिवल है या यूपी में कोई फेस्टिवल है या कोई नॉर्थ रीजन में फेस्टिवल है, स्टूडेंट साउथ से आ रहा है, ठीक है, या नॉर्थ से आ रहा है स्टूडेंट, तो जिस भी पर्टिकुलर रीजन का वो स्टूडेंट है या बहुत सारी कम्युनिटी है उनका कोई फेस्टिवल है, तो वहां पे उनको छुट्टी मिलनी चाहिए उस रिलीजन पे बेस्ड, ठीक है ना, राइट। तो ये पॉइंट भी मोस्टली होती है, ये सब चीजें छुट्टी वगैरह तो कोचिंग में मिल जाती है, जहां पे नहीं होती है उन पॉइंट्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 8 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सेसिव फॉर अ स्टूडेंट नॉट मोर देन 5 hours इन अ डे। मतलब कोचिंग का जो ड्यूरेशन है वो एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगेन स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, ज्यादा लोड ना लें, ठीक है ना। और छुट्टियां होंगी तो बच्चे घर पे जाएंगे, पेरेंट्स के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे, तो बैलेंस रखने के लिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट बोल रही है। नीदर बी टू अर्ली इन द मॉर्निंग नॉर टू लेट इन द इवनिंग। सुबह सुबह कोचिंग शुरू ना हो जाए, सुबह 5 बजे 6 बजे ना शुरू हो जाए, और रात को 10 11 12 बजे तक नहीं चलनी चाहिए। कुछ जगह होता है ऐसे, इसलिए पॉइंट कोचिंग ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट बाय कोचिंग सेंटर। तो कोचिंग सेंटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पसंद आएगा बिल्कुल। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एनरोल्ड इन ईच क्लास बैच मे बी, यहाँ पे आपको पहले ही बताना पड़ेगा, मे बी अर्ली क्लियरली डिफाइंड इन प्रोस्पेक्टस। आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग को ही आपको बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि आपकी कोचिंग में, आपके बैच में 50 बच्चे बैठेंगे या 60 बच्चे बैठेंगे, और जितने बच्चे बैठेंगे उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी। शेल नॉट बी इंक्रीज्ड, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो सकता ड्यूरिंग जो आपका पूरा कोर्स का सिलेबस है ना, जो आपका बैच है, उस बैच की ड्यूरेशन में आपका बिल्कुल भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड मे बी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो भी हेल्दी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही टीचर 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है। एक बात बताओ यार, एक टीचर अगर 1000 बच्चों को पढ़ाएगा, 8-8 10-10 बैच लेगा, तो वो बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? इतने सारे बच्चों के साथ लिंक बैठ ही नहीं सकता टीचर का। अगर आप स्कूल्स की बात करो ना, अगर आप स्कूल में जब छोटी क्लास में होते थे तो 3rd 4th 5th में, वहां टीचर उसको पता है कि यार मैंने ये 10 15 20 100 50 बच्चों को देखना है, ठीक है, 200 300 बच्चे हों एक टीचर के पास तो चलेगा, लेकिन 1000 2000 बच्चे हो जाए तो बच्चा भी जो है वो शर्माता है टीचर के पास जाने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चा एवरेज होता है, मीडियोकर होता है या वीक होता है। अब वो उसके अंदर ना शाइनेस भी बहुत होती है, वो शर्माता है, यार टीचर से जाके बात करूं या उनसे क्वेश्चंस पूछूं, तो बहुत ज्यादा वो शर्माता है, हेजिटेट करता है। वो जो हेजिटेट करता है ना, उससे फिर से उसके माइंड में प्रेशर बिल्डअप होता है। टीचर के पास जाएगा तो कुछ रिलीव होगा,
एक पॉइंट और बताता हूं आपको, मैं खुद भी टीचर हूं। अगर 1000-2000 बच्चे मेरे ऊपर डाल दिए जाएं कि यार आपने इनको देखना है, सो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं 2000 बच्चों को कैसे डाउट्स लूंगा? मैं उनके साथ कैसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानूंगा? मैं कैसे उनसे पर्सनल इंटरेक्शन करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन इट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। फिर वापस से ये थर्ड पॉइंट मेंशन किया गया है कि 16 ईयर्स के बिलो के बच्चे आप कोचिंग में नहीं एंटर करेंगे, नहीं एडमिट करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। तो ये पॉइंट नंबर 8 है, द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स shall be made aware that admission in the coaching center is no way guarantee of success for admission in institutions। तो इंस्टीट्यूशंस को ये गारंटी करना पड़ेगा कि भाई आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हो तो ऐसा पक्का नहीं है कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर ऐसे बोलते हैं कि भैया हमारे पास आओगे तो ये गारंटी नहीं है कि बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट है, थम्स अप फॉर देम, क्योंकि वो तो एक माहौल क्रिएट करके देते हैं हमको, ठीक है ना। और ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आपने एडमिशन ले लिया तो पक्का नहीं है कि सिलेक्शन होगा। वो तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं ताकि आप उस एनवायरनमेंट में जाएं और आप ग्रूम हो सकें, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 9 पे। कोचिंग सेंटर शैल नॉट मेक पब्लिक द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय इट। मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो नोटिस बोर्ड पे नहीं चिपकाना है, पर्सनली आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे रैंचो ने बोला था, वही वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक पहला पॉइंट देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। बोलता है द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स shall be resolved by those tutors who have taught in the class so that student feel satisfied। कितना बढ़िया पॉइंट है। अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन रहेगा तो मुझे पता है कि यार मैंने इतने बच्चों को देखना है। अब वो बच्चे मेरे से आके डाउट लेंगे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैंने केवीएल पढ़ाया, किरचॉफ लॉ पढ़ाया, मैंने मेरे हिसाब से पढ़ाया कि यहां से करंट जा रहा है, वहां से करंट जा रहा है, तो इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक बच्चा है, उसने एक क्वेश्चन तो मॉड्यूल में था, तो एक क्वेश्चन तो जो मैंने बताया था उस पे उसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन उससे नहीं हो रहा, तो वो कहां जाएगा? वो डाउट पूछने किसी और टीचर से जाएगा। तो वो उस टीचर से जाएगा, नहीं जाएगा, घबराएगा, सोचेगा वो बच्चा, फिर से स्ट्रेस लेगा कि यार उस वाले टीचर से पूछूं या नहीं पूछूं, क्या वो मेरे को बताएगा, क्या मेरे को वैसे समझा पाएगा जैसे सर बताते हैं, क्या उसी मेथड से बताएगा। सपोज वो चला भी जाता है, फिर वो बोलता है नहीं मेरे को तो क्लास में वैसे बताया था, मेरे को क्लास वाले तरीके से बताओ। वो टीचर बोले नहीं यार मेरे को तो ऐसे ही आता है, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा। फंस गया ना बच्चा। कितना अच्छा पॉइंट है ये। तो अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन रहता है ना, तो प्रॉब्लम जो है बहुत सारी सॉल्व होती है उससे। आगे देखो, अगला पॉइंट है हमारा इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो आपको जो है रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और इनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एडमिशन के दौरान और टीचिंग के दौरान। ये पॉइंट नंबर आपका लास्ट आता है। बैच सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बैच सेग्रीगेशन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्राउंड शैल नॉट बी डन। मतलब अगर कोई बच्चा, सपोज कोई कोचिंग हो गई, वो 50 बच्चों को एक बैच में रखती है, तो जो पहले 50 बच्चे आएंगे वो बैच नंबर 1 में जाएंगे। तो बैच नंबर 1 वो नहीं होगा जिसमें टॉपर है, ठीक है, और बैच नंबर 2 वो नहीं होगा जिसमें उनसे नेक्स्ट वीडियो करा, और बैच नंबर 3 जो होगा वो वीक स्टूडेंट्स का बैच नहीं होगा। अब इससे भी जो बच्चा थर्ड बैच में है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है यार वहां तो टॉप फैकल्टी पढ़ाती है और मेरे को तो टॉप फैकल्टी पढ़ाती ही नहीं है, ठीक है। और वो ये भी सोचेगा यार वो जो बैच नंबर 1 है हमेशा वहां पे बच्चों के अच्छे रिजल्ट कैसे आते हैं, मेरा क्यों नहीं आता, मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। और जो टॉप वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट बैच में बैठते हैं वो कभी थर्ड बैच है उनके साथ जाके कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन अगर दोनों बैचेस के बच्चे मिक्स हो जाए तो जो वीक स्टूडेंट है वो देखेगा यार कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका कैसा हैबिट है, कैसी वर्किंग है, तो उसके साथ दोनों की मतलब जो है मिक्सअप होंगे बच्चे, तो मिक्सअप होंगे, डिस्कशन करेंगे, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो अच्छा बच्चा है, सच्ची में भी अच्छा बच्चा है, वो उसकी हेल्प करेगा कि वो कहेगा यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ये गलती कर रहा है तू। तो उससे ना बैच का जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और टीचर्स भी सबको एक जैसे मिलेंगे उससे, तो अल्टीमेटली बच्चे का फायदा होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।